हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भूमि सुधार कार्यों के बारे में। यहाँ पे जो पहले लैंड पॉलिसी चल रही थी या भूधारण प्रणालियाँ पहले से निर्मित थी, ठीक है, और उनके अंदर कैसे कैसे बदलाव आए वो इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता रखा है जागीरदारी प्रथा के बारे में। देखिए, ये एक ऐसी प्रथा है जो कि हमारे इंडिपेंडेंस से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व भी चलती थी। और ये एक तरीके की बिचौलिया प्रथा थी, है ना। बिचौलिया प्रथा क्या होती है? जब सरकार कल्टीवेटर या फिर काश्तकार जो कि खेत को जोतते हैं और फसल उगाते हैं, उनके साथ डायरेक्ट डील नहीं करनी चाहती, तो बीच में बिचौलियों का वो चयन करती है। जागीरदारी सिस्टम में ये होता था कि कई सारे लोगों को जागीर दे दी जाती थी और सरकार उन जागीरदारों से एक निश्चित क्या करती थी, लगान या निश्चित भेंट लेती थी। तो एक तरीके से जागीर लेते वक्त एक भेंट राशि डिसाइड होती थी, जो कि 1/2 मतलब हाफ 50% से लेके 12% तक, है ना, 12% से 50% तक खेत की फसल का भाग हुआ करता था। या तो वो फसल में से डिसाइड होता था कि भाई फसल में से कितना लिया जाएगा, और जो खेत इतने उपजाऊ नहीं होते थे उसमें एक अलग ही राशि निश्चित कर दी जाती थी। तो यहाँ बता रखा है 1949 में ही राजस्थान के निर्माण के वक्त ये प्रथा उस वक्त भी पाई गई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे भी जागीरदारों को अपने स्वामी को भेंट, ट्रिब्यूट देना पड़ता था। ठीक है, भेंट राशि प्राप्त होने के वक्त मतलब जागीर प्राप्त होने के वक्त भेंट राशि क्या होती थी, निर्धारित होती थी। काश्तकार या फिर टीनेंट्स, है ना, यहाँ पे वो क्या करते थे, यहाँ पे अपनी खेतों को जोतते थे और ये उनकी मर्जी थी कि भाई वो चाहें, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप तो उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, वो भूमि के स्वामी नहीं बनेंगे। स्वामी अभी भी सरकार है। जागीरदारों के पास क्या है? जागीरदारों के पास अथॉरिटी है और वो इनसे लगान लेके भेंट राशि के तौर पे सरकार को देंगे। ठीक है, फिर एक थी जमींदारी या फिर बिस्वेदारी प्रथा। ठीक है, इस प्रथा के अंदर भी ये जमींदार बिस्वेदार थे, ये सारे के सारे क्या थे? देखिए, ये अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में, या फिर हम बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड में पाई जाने वाली कुछ पॉलिसीज़ रही हैं, लेकिन सब में बिचौलिया रहे हैं। सरकार ने टीनेंट्स या काश्तकार से डायरेक्ट डील करने के बजाय इन बिचौलियों के जरिए डील किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताया कि ये प्रथा 8 जिलों में फैली थी: अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर, कोटा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो, जो जागीरदारी सिस्टम थी वहाँ पे नगद के साथ साथ वस्तु के फॉर्म में भी लगान दिया जाता था। या तो वो नगद के फॉर्म में देते थे या वस्तु के फॉर्म में। मतलब वस्तु का मतलब क्या है? जो खेत के अंदर जो चीज़ प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पे नगद लगान राशि का निर्धारित नहीं होती थी काश्तकार से। ठीक है, वे अपनी इच्छा के मुताबिक लगान लेने के लिए स्वतंत्र होते थे, ये पाया गया। फिर रेतवारी प्रथा, इसमें बता रखा है जो मुख्य काश्तकार थे वो अपनी मर्जी के मुताबिक वस्तु रूप या नकद लगान को देने में स्वतंत्र थे। ठीक है, तो ये कुछ प्रणालियाँ थी। सिंपल सिंपल बात है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा कोई पर्टिकुलर टेक्निकल बात है नहीं। फिर देखो, जागीरदारी प्रथा का अंत हुआ। बोला 60% भाग पर जागीरदारी कायम थी, है ना, राजस्थान बनने के समय, जो कि 17,000 गाँव में फैला हुआ था। फिर इस जोधपुर के 82% राज्य और जयपुर के 65% राज्य में फैली हुई थी। तो इसका एक तरीके से अंत हुआ। ठीक है, राज्य विधानसभा में ये राजस्थान लैंड रिफॉर्म रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 पास किया था। ठीक है, पास करते वक्त ये क्या हुआ था, उस वक्त लागू हुआ था। और यहाँ पे मुआवजे की राशि भी निर्धारित हुई थी। बोला कि जो मुआवजा होगा वो आधार वर्ष की नेट इनकम का 7 गुना रखा जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर 2.5% वार्षिक ब्याज और 15 समान किश्तों में उनको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, और जिन जागीरदारों की कीमत 5,000 से अधिक नहीं है उनको अपनी विशुद्ध या नेट इनकम से 5 से 11 गुने तक रिहैबिलिटेशन ग्रांट देना पड़ेगा। तो ये निर्णय लिया गया। ठीक है ना, पुनर्ग्रहण करने का ये नियम था। पुनर्ग्रहण करने का मतलब क्या है कि भाई उनको चेंज करके उनको वापस रिज्यूम करना। ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे जमींदारी और बिस्वेदारी प्रथा का भी अंत हुआ। बता रखा है कि 1 नवंबर 1959 में लागू किया गया था और 5,000 गाँव में फैली हुई प्रथा थी। और इसके अलावा इसमें बता रखा है पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था भी की गई थी। 25 रुपये तक के
भू राजस्व पर शुद्ध आय का 20 गुना हो सकती थी और 35,000 से अधिक के वार्षिक भू राजस्व पे कोई पुनर्वास अनुदान नहीं किया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और तरीके का वो पास हुआ, वो था राजस्थान टीनेंसी एक्ट, जो कि होता है काश्तकारी अधिनियम। ठीक है। तो इसके माध्यम से राज्य में भूमि सुधार की व्यापक रूप से व्यवस्था की गई। 15 अक्टूबर 1955 में लागू किया गया था। इसमें कई बार क्या किए गए, चेंजेस किए गए, रिसर्च किया गया। ठीक है। और यहाँ पे देखो बताया गया है कि भाई इस पे कुछ मुख्य बातें ये थी कि भाई 3 प्रकार के जो काश्तकार रखे गए थे, खातेदार, खुद काश्त और गैर काश्त। इन अधिनियम के पास धारा 15 काफ़ी क्रांतिकारी इसलिए मानी गई क्योंकि देखो लोगों ने ना अपने आप को वापस वहाँ पे एक तरीके से अपने आप को सरेंडर करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे बता रखा है 1958 में धारा 15 का जोड़कर जब नहर क्षेत्र की समस्त भूमि का अस्थायी रूप से पट्टे पर वो मान हुई तो इस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकता था। इसलिए लोगों ने क्या किया, इसलिए लोगों ने एक तरीके से बगावत करी और खुद अपने पास लीज की व्यवस्था रखना चाहते थे। ठीक है। दूसरी मुख्य बात बता रखी है, जो खातेदार काश्तकार थे उनको बिक्री या बेट के माध्यम से अपनी भूमि के हस्तांतरण के अधिकार दिए गए। ठीक है। तो वो बिक्री कर सकते हैं और भेंट भी कर सकते हैं। उसको हस्तांतरण का मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और के नाम पे, उसको वो कर सकते हैं। लेकिन बोला गया है कि भाई जिसके पास पहले से 30 एकड़ की सिंचित भूमि है या 90 एकड़ असिंचित भूमि हो तो उसे सरकार से स्वीकृति लेना आवश्यक होगी। अगर 30 एकड़ से कम है या 90 एकड़ असिंचित से कम है तो बिना उसके भी क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है। तो बता रखा है खुद काश्त और काश्तकार या उप काश्तकार धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार मिले जो कि सरकार या भूमि बंधक बैंक सहकारी समिति से कर्ज लेने के लिए गिरवी रख सकते थे। अब वो भूमि को कर्ज लेने के लिए गिरवी भी रख सकते थे। खातेदारी जो काश्तकार थे वो एक साथ 5 वर्ष तक की अवधि के लिए भूमि को किराए पर देने के अधिकार रख सकते थे। ठीक है। ये भी हुआ कि जो उप काश्तकारों को भी लगान देने पड़े थे उनमें निर्धारित लगान के दुगने से अधिक लगान नहीं लिया जा सकता था। मतलब लगान में एक वो थी ना, तो बोला कि भाई एक तरीके से वस्तु रूप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगान की कुल राशि उपज का 1/6 भाग होगा। समझ रहे हो, 1/6 भाग, 1/6 का मतलब कितना हो गया, 1/6 का भाग का मतलब हो गया एक तरीके से 16%। ठीक है। फिर बता रखा है लगान की जो भी बकाया राशि न चुकाने पर काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है और भूमि को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र करने पे, गैर कानूनी ढंग से किराए पर दूसरों को देने पे क्या हो सकता है, काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है। तो ये इस राजस्थान टीनेंसी एक्ट की मुख्य विशेषताएं बातें थी जिनको आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। यहाँ पे एक बात और बता रखी है, जो राजस्थान काश्तकारी कानून था इसके अनुसार लगान की राशि मालगुजारी या भू राजस्व के 1.5 गुने से 3 गुने तक निर्धारित की गई है। समझ रहे हो। जहाँ पे गैर पुनर्ग्रहण वाले क्षेत्र हैं, नॉन रिज्यूमेबल एरिया, वहाँ पे काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार या खातेदारी अधिकार दिए जा सकते हैं। ठीक है। ये बता रखा है। फिर ये क्या है, कुछ अचीवमेंट्स हैं। ये देखिए, ये मैंने पूरा इस तरीके से इसलिए बनाया ताकि आपको नोट्स के लिए मैटर भी दिखता जाए। ठीक है ना। फिर यहाँ पे बता रखा है लैंड सीलिंग्स इन राजस्थान। तो वर्तमान जोतों पर सीमा निर्धारण के भी प्रश्न हुए। नवंबर 1953 में एक समिति नियुक्त की गई जिसमें रिपोर्ट फरवरी में दी 1958 में, और जो रिपोर्ट पेश की गई उस बिल के एक सारणी दी गई थी जिसमें राज्य की विभिन्न तहसीलों के लिए भूमि पर अधिकतम सीमा लगाने का सुझाव दिया गया था। बोला गया कि प्रतिवर्ष 2400 रुपये की विशुद्ध आय होनी चाहिए किसी एक क्षेत्र में। ठीक है। अगर मान लो उनने क्या किया, इस समिति ने एक स्टैंडर्ड एकड़ की बात करी, बोला 30 स्टैंडर्ड एकड़ तक तो ठीक है। ठीक है। उस पे उसके बाद लगा दो सीमा। ठीक है। अब स्टैंडर्ड एकड़ का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड एकड़ का मतलब ये हुआ वो भूमि का टुकड़ा जिसमें प्रतिवर्ष 10 मन गेहूं तक क्या हो या फिर इसके बराबर, इसके हम बोल सकते हैं इसके मूल्यांकन के जितनी कोई और फसल भी हो,
लेकिन 10 मन गेहूँ जितनी अगर उसमें क्या है, फसल हो रही है, उपज हो रही है या उसका मूल्य है, तो उसको 1 स्टैंडर्ड एकड़ माना गया। तो 30 स्टैंडर्ड एकड़ तक तो आपको अलाउड है, उसके बाद इसके ऊपर क्या लगा दो, सीलिंग लगा दो, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है सीलिंग लगाने के बाद भी क्या हुआ होगा, जब लोग अपने नाम पे क्या नहीं कर सकते थे, अपने नाम पे ज़मीन खरीद नहीं सकते थे, पट्टे में अपनी रजिस्ट्री नहीं करवा सकते थे, तो फिर उनने अपने रिश्तेदारों को और कई सारे लोगों के नाम पे ज़मीन लेना शुरू किया, क्योंकि वो अपनी ज़मीन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, है ना। तो यहाँ पे काश्तकारी अधिनियम 1960 में भी लागू किया गया था, सीमा निर्धारण के लिए 1963 में प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो वही बात है, कई लोग इन ऐसे चीज़ों को चुनौती देते हैं, ठीक है। फिर बता रखा है राजस्थान सरकार ने 27 फरवरी 1973 में एक नया विधेयक पारित करते भूमि की सीमा 5 सदस्यों, है ना, सीमा 5 सदस्यों के एक परिवार के लिए 18 से 175 एकड़ के बीच निर्धारित करी गई। क्योंकि अब वो रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों के नाम पे भी रजिस्ट्री करवा सकते थे, तो सरकार ने इसको इस तरीके से चेंज किया कि अगर 5 जनों का परिवार है तो 18 से 175 एकड़ के बीच ही निर्धारित कर दी गई। समझ रहे। देखिए यहाँ पे कुछ आंकड़े दे रखे हैं। सीलिंग, वर्तमान सीलिंग हेक्टेयर में, सिंचित भूमि पर और असिंचित भूमि पर, ठीक है। फिर बता रखा है 31 जनवरी 1995 के अंत तक सीलिंग कानूनों के तहत 2.43 लाख हेक्टेयर भूमि सरप्लस घोषित की गई, जिसमें से 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार ने अपने अधिकार में ले ली। ये पूरे आंकड़े आप थोड़ा सा ध्यान में देखिए। और इसके अलावा बाकी किसी, ये जो स्टेट दूसरी स्टेट के हैं ये आप मान ले इतने ज़रूरी नहीं है, हमको राजस्थान की बात ज़्यादा करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे बता रखा है कुछ प्रगति के बारे में बता रखा है कि भाई डेवलपमेंट कैसे हुआ इन लैंड रिफॉर्म्स का। जागीरों के समाप्त करने से जागीरदारों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा, ऑब्वियसली पड़ेगा ही। पहले जागीरदार, जमींदार ये बहुत बड़े स्वामी होते थे, एक तरीके से देखें तो सरकार से भी बड़े होते थे, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन किसकी थी, एग्रीकल्चर फार्मर्स की थी, उनके ऊपर ये पूरा का पूरा कंट्रोल करते थे, तो अपने आप में बहुत बड़े स्वामी होते थे, ठीक है। बोला कि राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत 10% काश्तकारी को खातेदारी काश्तकार के समान अधिकार प्राप्त कर दिए गए, ठीक है। जो प्रमुख काश्तकार थे, उन जिनको शोषण के शोषण हो रहा था, उनके लिए भी कई सारे नियम बनाए गए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक बात बता रखी है, क्रॉप शेयरिंग सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे क्या करा गया है कि जो उप काश्तकारी थे उनकी फसल बटाई को रोकने के लिए, फसल बटाई जैसे कि क्या होता है, जैसे ज़मीन की भूमि बहुत छोटी होती है तो फसल या फिर उसकी जो कल्टीवेशन है वो भी बहुत कम देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया कि भाई क्या नाम है, कुछ आवश्यक दशाओं में कृषिगत उत्पादन के हित में स्वीकार करने का समर्थन दिया गया, और बोला गया कि भाई कल्टीवेशन इकट्ठी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मुख्य बातें, निष्कर्ष बता रखे हैं कि राज्य में फसल बटाई के रूप में अनौपचारिक काश्तकारी प्रथा, जो इनफॉर्मल टीनेंसी है, जो कि टीनेंट है नहीं लेकिन उनको रख दिया गया है इनफॉर्मल तरीके से, ठीक है, उनके सिंचित क्षेत्रों में इनका प्रभाव अधिक था। तो कानून ने क्या किया, जो 1/6 है ना, 1/6 या फिर 16% के आसपास जो लगान था, उनको उनके व्यवहार में बटाईदार कुल उपज का 50% तक लगान में दे रहे थे। तो 1975 तक जो वास्तविक खातेदारी या फिर काश्तकारी थी उसके नाम पे ये किया गया, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे और भी कई सारी बातें बता रखी हैं। बोला राजस्थान में सीलिंग कानून की जो अवहेलना की गई है, तो कई बार अवहेलना की गई है और हर जगह की गई है, सिर्फ राजस्थान में नहीं। 3 नवंबर 1969 को अनूपगढ़ भूमि की नीलामी चालू हो गई। तो ये सरकार ने क्या किया, जहाँ पे गैर कानूनी तरीके से सीलिंग को तोड़ा जा रहा है, कानून को नहीं माना जा रहा है, उनकी ज़मीन को आवंटन करना शुरू किया, उसको बोली पे लगाने लग गए, बिडिंग पे। फिर देखो यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं, जोतों की संख्या, जोतों का प्रतिशत और क्षेत्रफल 2005, 6 और 10, 11 में, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको
आप वो रख के एक बार स्टडी कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह की जोतें हैं, उनमें क्या परिवर्तन आया 2005 से लेकर 2010 में, वो आप देख सकते हैं। तो तालिका में जो भी मुख्य निष्कर्ष हैं वो यहाँ पे नीचे दे रखे हैं। ठीक है, ये सारे तालिका के मुख्य निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष देखने को आपको ज़्यादा ये मिलेंगे जो कि सीमांत या फिर 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है उसकी जोतों का प्रतिशत बढ़ा। ठीक है, लघु का भी बढ़ा, और बाकी सारी जितनी भी बड़े बड़े कृषिगत क्षेत्रों या फिर लैंड एरिया के जितनी भी जोत थी, कल्टीवेशन थी, हेक्टेयर में लैंड था, उन सब में गिरावट आई। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।